नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम टॉप कॉप्स में। आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, उन्होंने अपना जीवन संघर्षों के बीच बिताया और बेहद ही संघर्ष के बाद उस मुकाम पे पहुंचे जहां उन्हें पहुंचना था। कहते हैं कि अगर कोई मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से कुछ पाना चाहे तो पूरी कायनात उसका साथ देती है। हम बात कर रहे हैं 1977 बैच के IPS ऑफिसर बृजलाल जी की, जिन्होंने खाकी से लेकर खादी तक का सफ़र तय किया। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास। थैंक यू जी, थैंक यू। सर, पहला सवाल, बड़े ही संघर्ष से आपने, कहते हैं, ढेबरी की लाइट से पढ़ाई शुरू की, नंगे पैर पढ़ाई शुरू की, बेहद ही गरीब परिवार से आते थे और आज इस मुकाम तक पहुंचे। तो क्या कहानी थी, कैसे IPS तक का सफ़र चला आपका? मैं एक अति गरीब घर में पैदा हुआ था, सिद्धार्थनगर में। नेपाल बॉर्डर पर घर है, मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर है। उस समय गांव में कोई पढ़ता नहीं था। तो दिन था 17 नवंबर 1960। एक अध्यापक आए, मेरे पहले गुरु, प्रणाम करता हूँ, मुंशी ईमानदार, 8वां पास थे। तो उस समय टीचर आते थे गांव में और जो बच्चे पढ़ने लायक होते उनको पकड़ लिया जाता था। तो मैं भी पकड़ लिया गया था। मैं रो रहा था, एज यूजुअल बच्चे पहली बार तो रोते ही हैं। तो मेरी माँ ने कहा कि आज मेरा बीफे का दिन है, बृहस्पतिवार, तो आज मत ले जाएं, फिर बाद में। तो गुरुजी बोले, माताजी इनको पूरब बजाय पश्चिम से निकाल दें तो दोष दूर हो जाएगा, दिक्सूल जी, सूल, दिशा सूल। तो सब वहाँ से, हाँ, तो वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर स्कूल था, प्राइमरी पाठशाला मध्यनगर। मैं वहाँ गया। स्कूल के नाम पर वहाँ आम और महुआ के पेड़ थे। वहाँ मिट्टी का चबूतरा, उस पर गुरुजी टाट पट्टी बिछा दिया जाता था। हम लोग स्कूल की प्रॉपर्टी, एक ब्लैक बोर्ड और एक बक्सा। तो वहाँ से मैंने पढ़ाई शुरू की। तो मैं उसी में जोड़ना चाहता हूँ, जब मैं DGP हुआ 1 अक्टूबर 2011 को, तो मीडिया ने पूछा कि सर आपकी पढ़ाई किस कॉन्वेंट से हुई है। सोचे होंगे भाई, उत्तर प्रदेश पुलिस आज तो 4 लाख की फोर्स है, तो इतने बड़े फोर्स का जो चीफ है वो किसी कॉन्वेंट का पढ़ा होगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो पढ़ा हूँ महुआ के पेड़ के नीचे। तो अखबारों में आया, भूला नहीं हूँ महुआ तले पढ़ाई। तो सन 65 में मैंने वहाँ से 5वां पास किया। अब 6वां के लिए CO था, एक कस्बा है सोहरतगढ़, अब तो तहसील हो गया है। तो लगभग मैं 11-12 किलोमीटर नंगे पाँव जाता था मिडिल स्कूल में पढ़ने, 6वें में, और 11-12 किलोमीटर आना, तो लगभग 24 किलोमीटर नंगे पाँव जाना। मेरे पास वूलन कपड़ा तो MSc तक नहीं रहा। तो मैंने वहाँ से 68 में 8वां पास किया। स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता था। फिर शिवपति इंटर कॉलेज सोहरतगढ़ से मैंने 1970 में हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया। मेरे घर में तो लालटेन भी नहीं था उस समय, ढेबरी की रोशनी थी, उसमें पढ़ता था। तो 70 का रिजल्ट आया तो मेरी रैंक आई यूपी में 43वां, 43rd रैंक, पूरे ऑल ओवर यूपी में? ऑल ओवर यूपी में। तब तो उत्तराखंड भी था। जी जी। तो एक बड़ी बात थी, एक दलित परिवार का, गरीब घर का लड़का, वो यूपी में 43वां रैंक। तो मुझे मिल गई नेशनल स्कॉलरशिप, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति। तो वो मुझे मिलता था 60 रुपया महीना। वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तो सर, उसका चप्पल पहली बार आपने तभी खरीदी? तब पहली मैंने चप्पल खरीद लिया, हवाई चप्पल। जी, हवाई चप्पल। और मेरी पुस्तक जो आ रही है, मेरा जीवन संघर्ष, जो अभी प्रिंट में है, उसमें वही फोटो है, कमीज पैजामा पहने, 15.5 साल का बृजलाल और पहला चप्पल। तो मैंने वहाँ से वो कर लिया। फिर वहीं से इंटरमीडिएट किया शिवपति इंटर कॉलेज सोहरतगढ़ से 72 में। तो मेरी रैंक आई यूपी में 10th। तो 10th रैंक आई। तब तक मैं IAS IPS कुछ नहीं जानता था, एक क्या चीज़ होता है। एक गांव का लड़का अपने गांव से जाता है स्कूल, जाता है स्कूल से आता है, बाकी मुझे कुछ नहीं मालूम था। अब आई कि BSc करने कहाँ जाऊँ। तो हमारे यहाँ सोहरतगढ़ में वो भी था, BSc भी था, शिवपत डिग्री कॉलेज। तो वहाँ पर ये हुआ कि यहाँ से BSc कर लें, B.Ed कर लें। और प्रबंधक ने हमें बहुत, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, लाल तेजेंद्र प्रताप सिंह राजा साहब, उन्होंने कहा कि ना जा पाओ तो हम यहाँ आपको लेक्चरर रख लेंगे, यहाँ BSc B.Ed कर लीजिए। पढ़ाई में इतने अच्छे थे आप? पढ़ाई में। तो हमारे गुरु अभी हैं वो सर्वजीत सिंह, मेरे केमिस्ट्री टीचर। उनका बेटा तुम इलाहाबाद चले जाओ। तो मैंने कहा मैं तो तब तक कोई शहर नहीं देखा हूँ, गोरखपुर में ही देखा था तब तक, मैं कैसे जाऊँगा, कैसे फार्म आएगा, क्या होगा। 12 उन्होंने कहा मनी ऑर्डर भेज दो तो फार्म आ जाएगा। आ गया और 28 जुलाई 72 को मेरा एडमिशन होना था।
फिर मेरे माता पिता ने बड़े मुश्किल से मुझे 2 पैंट सिलवाई, 2 कमीज और 1 प्लास्टिक का सैंडल। और घर में एक छोटा सा इकलौता बक्सा था, उसमें एक छोटी थाली रखा, एक लोटा रखा, एक गिलास रखा। इसको लेकर मैं इलाहाबाद पहुंच गया, एडमिशन लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अब मैं गरीबों का हॉस्टल ढूंढता रहा। वहाँ तो पोजीशन होल्डर लड़के पढ़ते हैं, एन झा, GN झा, SSL, PC बनर्जी। तो मैं वहाँ ढूंढता रहा तो एक हॉस्टल था गरीबों का, ईश्वर शरण यूनिवर्सिटी हॉस्टल। वो प्रयाग स्टेशन से भी साउथ में गंगा के आसपास, वो भी मेरे साइंस फैकल्टी से 5-6 किलोमीटर दूर। तो वहाँ गया, यूनिवर्सिटी की बता रहे हैं आप? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो उस हॉस्टल में बल्ब था लेकिन पंखा नहीं था, एक तखत ज़रूर मिल गया था। तो मैंने वहाँ से मैं फिर पैदल जाता था। अब BSc में मुझे मिलते थे 85 रुपीज़। तो वहाँ मैस चलता नहीं था, तो हॉस्टल के बगल में एक झोपड़ी बनाकर एक बिहार की एक महिला रहती थी, वो खाना ढाबा चलाती थी। हम लोग उनको पड़ोसन कहते थे। तो पड़ोसन हमारी, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, दुनिया में नहीं है, उनको भी प्रणाम करता हूँ। तो मुझे 60 रुपये में सुबह शाम दाल चावल रोटी सब्जी दे दें। तो वहाँ से मैं फिर साइंस फैकल्टी जाना आना। तो 74 में BSc का रिजल्ट आया, मेरी 6वीं रैंक थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो मेरी जब 6वीं रैंक आ गई तो मैंने देखा कि यहाँ तो लोग IAS बन जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं, SP बन जाते हैं। तो मैं क्यों नहीं बन सकता? तो मैं यूनिवर्सिटी रोड पर गया और मैंने अनसॉल्व पेपर देखा IAS का, प्रयाग पुस्तक सदन, अब तो प्रयाग पुस्तक भवन भी है। तो मैंने पढ़ा उसको, उसका मैं भी हो जाऊंगा। BSc के बाद घर आया और मैंने कहा माँ बाप से, अब मैं जा रहा हूँ, जब तक कुछ नहीं कर लूँगा तब तक नहीं आऊँगा। 28 नवंबर 1976 को रिजल्ट आ गया, मैं IFS हो गया। मैं सेकंड यंगेस्ट था देश में 90 लड़कों में, और मेरी उम्र थी 22 बरस 11 दिन। तो जब हो गया तो मैंने कहा चलो तब अफसर हो गया ऑल इंडिया सर्विस का। 76 में आपका IFS हो गया था? IFS हो गया, 76 में MSc, 76 में IFS और 76 में सिविल सर्विस का इम्तहान दे चुका था। फिर 2 महीने बाद बुला लिए गए फॉरेस्ट अकेडमी देहरादून, वहाँ गए, 4 महीना 11 दिन वहाँ रहे, तब तक IPS का आ गया। तो मैंने 37.5 वर्ष वर्दी पहनी है जी बिल्कुल, और 4 महीना इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में रहा हूँ। तो टोटल मैंने 38 वर्ष सर्व किया हूँ। तो ये मेरी कहानी है, ये गरीब घर के बच्चे की, जो वहाँ से लेकर के वहाँ तक पहुँचा। मैं बड़ा भावुक हो गया। इस परिवर्तन को कैसे देखते हैं सर, जो IPS और ये बदला है और अब मैंने BNS आया है, इसको कैसे देखते हैं? इसमें क्या बहुत अच्छा। एक्चुअली अंग्रेज़ों का मेन था पैसा कमाना। तो उन्होंने जो एक्ट बना, और किस परिस्थिति में एक्ट बना, 1857 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और IPC कब आई? 1860। तो क्या था पीछे? मैकाले का मतलब था कि एक्ट ऐसा हो जिससे उनका शासन सत्ता इसमें बनी रहे और शिकंजा हिंदुस्तानियों पर कसा जा सके। तो उन्होंने IPC लाई। 1872 में वो इंडियन एविडेंस एक्ट लाए, और 1898 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC लाए। सर जालौन, मेरठ, इटावा, लखनऊ आपकी पोस्टिंग, पहली पोस्टिंग आपकी कब कहाँ हुई और क्या था पहली बार जब आपकी पोस्टिंग हुई तो आपने क्या अनुभव किया, इसके बारे में? हम लोगों को जब मैं IPS हुआ तो ट्रेनिंग बड़ी लंबी होती है, 15-16 हफ्ते की मसूरी एकेडमी हो गया। उसके बाद 1 साल पुलिस एकेडमी हैदराबाद, वहीं से चले गए करीब 1.5 हफ्ते के लिए आर्मी में सिक्किम, और उसके बाद UP कैडर मिल गया तो मुरादाबाद पुलिस एकेडमी में आए, 4 महीने वहाँ। उसके बाद ज़िले की ट्रेनिंग होती है, तो मैं हुआ असिस्टेंट SP अंडर ट्रेनिंग। मैं आया था मार्च 79 में आजमगढ़। वहाँ ज़िले की ट्रेनिंग ख़त्म हुई, उसके बाद मैं पोस्ट हुआ रेगुलर असिस्टेंट SP इलाहाबाद, वहीं जहाँ मैं पढ़ा था जी। तो कितनी बड़ी बात थी, खुशी का कि उस जगह वहाँ जहाँ मैं, जो मेरी कर्मस्थली जहाँ मैं पढ़ा लिखा, वहीं पर असिस्टेंट SP हो गया। तो मेरी गोली चली थी 16 फरवरी 1981। जब मैंने कार्रवाई करना शुरू किया तो उन्होंने समझा ये नया नया लड़का असिस्टेंट SP, ये हम लोगों को चेक कर रहा है, ये कर रहा है फला। उसके बाद इन्होंने मुझे मारने के लिए, रात में आ रहा था बिल्कुल बांदा बॉर्डर पर एक पुलिया,
गांव है सरसवा, और मेरी जीप केडी मिश्रा मेरे ड्राइवर, 2 सिपाही और एक मेरे थानाध्यक्ष शिवरतन, और उसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग। मैं हमेशा वेपन अपने हाथ में रखता था। उस ज़माने में स्टेन गन होती थी। तो मैंने ड्राइवर को गाड़ी रोको, मैं जंप किया और उसके बाद मैंने फायर करना शुरू किया। मेरे सिपाही दोनों नए लड़के थे। उन्होंने कहा हुजूर आज सिपाही की बात मान लो, भाग चलें। मैंने कहा राइफल और कारतूस दे दो, भाग जाओ। और मैंने ब्रस्ट फायर करना शुरू किया, उसके बाद भाग गए। मैं आया भरवारी, मैंने कहा वायरलेस पर कहूँगा गोली चली तो सब सुनेंगे। मेरे एसएसपी थे हरिदास राव साहब, अभी देहांत हुआ साल भर पहले। तो मैंने बड़े मुश्किल से, टेलीफोन नहीं मिलता था, एक्सचेंज से मैंने मिलवाया। मैंने कहा साहब मेरे ऊपर गोली चली है और मैं जब तक पकड़ नहीं लूँगा, अगर मुठभेड़ किया तो मार नहीं दूंगा, तब तक मैं घर नहीं आऊँगा। मैं इस मामले में बड़ा जिद्दी हूँ। उसके बाद मुझे कहा मुझे 10-12 लड़के पीएसी दे दो। पीएसी गई। मैंने सुबह ब्लॉक प्रमुख जवाहर त्रिपाठी के 3 मंजिले मकान पर रेड किया। फायरिंग हुई, वो भाग गए। बाकी हमने काफ़ी पकड़ लिए। पिस्टल थी और एक गन था, मुझे नंबर याद रहता है, अंग्रेजी गन थी WW ग्रीनड नंबर 72041। गन तो मैंने जो है काफ़ी रिकवर किया। फिर मैं 1 हफ्ते तक रेड करता रहा। 1 हफ्ते बाद मैं घर आया। मैंने अपने पीपी रूपलाल भसीन को बुलाया कि अब ये हाजिर होंगे, सीजीएम को बता देना कि मैं कोई बदतमीजी नहीं करूँगा, मैं खड़े खड़े बात करूँगा। तो हाजिर हो गए। मैं 24 साल का असिस्टेंट एसपी, मैं गया। वो दोनों देखकर उनकी जवाहर त्रिपाठी दुलारे पासी, डेड क्रिमिनल। तो उनकी घिग्गी बच गई। मैंने कहा नहीं चिंता मत करो। मैंने कहा तूने गोली चलाई, मैं बच गया। मैंने चलाई, तुम बच गए। एक को मर जाना चाहिए था। तो मैंने कहा ऐसा है, मेरा प्रमोशन ड्यू है, प्रमोशन होगा तो मेरा तबादला हो जाएगा, तो ये खूनी खेल रुक जाएगा। भसीन साहब हमारे पीपी, इनकी जमानत अपोज मत करना, आ जाओ। मैं जमानत अपोज नहीं कर रहा हूँ। तो साहब उनकी ये इतना डर गए कि उनकी जमानत तो स्वीकृत हो गई, जमानतनामा नहीं भरा। सर बात करें 2005 की, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आप थे, कृष्णानंद हत्याकांड बहुत बड़ा हत्याकांड था, 600 गोलियां चली थी, क्या था मामला सर पूरा? उस समय आईजी लॉ एंड ऑर्डर का पद ऐसा था कि कोई चाहता नहीं था, अदरवाइज मुझे भी वहाँ से हटा दिया जाता, लेकिन मैं वहाँ रहा। अब वहाँ ये जानकारी, चूँकि डीजी ऑफिस में हूँ तो जानकारी हो जाती थी सबको। वहाँ पर पता चला कि मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय को मारने के लिए लाइट मशीन गन की व्यवस्था कर रहा है। उसका नंबर सर्विलेंस पर था, STF सर्विलांस कर रही थी। शैलेंद्र सिंह हमारे डीएसपी थे, यंग डीएसपी बनारस में। उनको सूचना मिली, उन्होंने रेड किया और रिकवर किया लाइट मशीन गन। और वो लाइट मशीन गन एक बाबूलाल यादव था और उसका मामा जो था मुन्नर यादव, वो मुख्तार अंसारी का गनर रह चुका था। तो वो कश्मीर से राष्ट्रीय राइफल से LMG लेकर आ गया। LMG पकड़ी गई, कारतूस पकड़े गए। उस समय एक होता था पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, घातक हथियार जिसके रेंज है आधा किलोमीटर, 550 राउंड पर मिनट फायर करती है। तो मुख्तार का ये था कि अगर हल्का फुल्का बुलेट प्रूफ होगा तो ये जो लाइट मशीन गन उसको भी उड़ा देगी। तो उस मकसद से आया। अब मुकदमा कायम हो गया। इसकी सूचना आपने ऊपर दी थी किस तरह की तैयारी चल रही है, लेकिन रेड नहीं पड़ी? बिल्कुल। अभी वो सेकंड स्टेज की बात बताता हूँ। बहरहाल वो मुकदमा कायम हो गया और उसको इतना प्रताड़ित किया गया शैलेंद्र को कि उसने 10 फरवरी 2005 को इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा देना पड़ा, इतना प्रताड़ित किया गया मुख्तार के लिए, मुख्तार कि मुख्तार पर कैसे मुकदमा कायम हो गया। अब उसके बाद उस केस का बता दूं साहब, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हुआ और टाटा में परमिशन देती है सरकार। सरकार मीन्स फाइल जाती है मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री ने बाबूलाल यादव, मुन्नर यादव का तो परमिशन दिया, मुख्तार अंसारी का नहीं दिया और दोनों को 10-10 साल की सज़ा हो गई। अगर उस समय मुख्तार अंसारी को कार्रवाई हुई होती तो कृष्णानंद राय जिंदा रहते। अब कृष्णानंद लाइट मशीन गन पकड़ ली गई तो वो बच गए उस समय। फिर ये प्लान करता रहा। फिर दशहरे के अवसर पर मऊ दंगा हुआ था, जिसमें जिप्सी पर राइफल लेकर के मुख्तार अंसारी ने कई लोग मारे गए। उसके बाद ये लगा रहा कृष्णानंद राय जी को मारने के लिए और उस केस में सरेंडर हुआ। गाजीपुर जेल में, अपने घर के जेल में वहाँ ज़्यादा समय रहा, लेकिन कृष्णानंद राय को मारना था तो अपना जेल ट्रांसफ़र करा लिया फतेहगढ़।
और उसके बाद वहाँ सभी शूटर पहुँच गए। ये जानकारी हो गई, वहाँ के एसपी थे उनको हो गया, उन्होंने अपने डीआईजी साहब को बताया, डीआईजी साहब ने आईजी जोन को बताया, और करते करते डीजी ऑफिस में आ गई। अब मुख्तार भाई पर रेड कौन करे, हर एक दरोगा रेड कर सकता है, लेकिन जब नहीं हुई तो एक आईजी रैंक के अफसर को बताया गया टॉप स्तर पर, बताओ। उन्होंने कहा मेरे भाई को बता दो। भाई ने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया गया। उस घर को बोलते थे फाटक। वहाँ मुन्ना बजरंगी, संजीव जीवा, अताउर रहमान बाबू, ये जितने बड़े शूटर, बजरंगी, प्रभजोत सिंह डिम्पी, हनुमान पांडे, और ये सभी वहाँ इकट्ठे थे। और उसमें वेपन जो आए थे, कुछ आए थे शहाबुद्दीन से भी। उसमें G3 राइफल थी जो कभी पाकिस्तान स्पेशल फोर्सेस की थी, और वो किसी तरह इन लोगों के पास आ गई थी। 600 गोली पर मिनट और AK-47। कृष्णानंद राय गए थे उसका क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने, और उन पर 600 गोलियां चली थी, 600 गोली चली थी, और कृष्णानंद राय जी को 67 गोली लगी थी, और उनके गनर ओनर सब मारे गए, किसी को 50 गोली से कम नहीं लगी थी। और उसके बाद उस केस में मुख्तार अंसारी को बचाने का प्रयास किया गया। जो मेन गवाह थे, कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई किसी संदिग्ध परिस्थिति में मर गए, और इतने डर गए लोगों ने गवाही नहीं दी, और दुर्भाग्यवश वो केस छूट गया था। अब शायद अपील में हो। तो मुझे मालूम है वो सबको जानकारी थी। मुख्तार अंसारी इतना खुश हुआ, मुलायम सिंह जी आपसे नाराज भी हो गए थे काफ़ी। मैं बता रहा हूँ, मुख्तार अंसारी इतना खुश हुआ, अपने एक फैजाबाद जेल में एक उसके थे, उनको फ़ोन मिला लिया भोजपुरी में, अरे ठाकुर, अरे मुन्नवा ने मार दिया, कृष्णानंद की चुटैया काट लिया। वो हमारे STF के लागर में रिकॉर्ड हो गया। तो वो चीज़ें थी। अब आपने बड़ी बात की कि मुलायम सिंह जी मुझसे नाखुश हो गए। उसकी कहानी शुरू होती है 18 दिसंबर 1989। मुलायम सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री हुए। मुझे साहब बुलाया गया, हमारे AK रस्तोगी साहब होम सेक्रेटरी थे। बोले ब्रजलाल जी, आप अपने बैच के पहले SSP हैं, आपको बधाई दूं या सद्भावना व्यक्त करूँ? मैंने कहा सर, माननीय मुलायम सिंह जी से मैं कभी नहीं मिला हूँ। मैं लखनऊ का शहर कप्तान था 17 जुलाई 84 से 30 जून 86 तक। तो लखनऊ में हमारी कार्यप्रणाली, जितने माफिया थे, बक्सी, भंडारी, अन्ना, राम गोपाल, सब मेरे द्वारा पकड़े गए, गिरफ्तार किए गए, सब जेलों में रहे। तो जानते थे कि तेज तर्रार लड़का है, तो मुझे अपने ज़िले का SSP। तो मैंने कहा सर, मैं उनको जानता नहीं, लेकिन जैसा मुझे जानकारी है वो अपने विरोधियों के खिलाफ मुझे इस्तेमाल करना चाहेंगे, जो मैं नहीं करूँगा। वो कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं गया माननीय मुलायम सिंह जी के पास, उसी दिन है जो मुख्यमंत्री जा रहे थे इटावा। मैं गया, मैंने कहा जैन सर, मैंने कहा सर मुझे मत ले जाओ, कोई दूसरा SSP ले लो, कहीं दिक्कत ना आपको। नहीं माने। मैं 2 दिन बाद गया, 20 दिसंबर 89। जब मैं जाता हूँ मिलने उनसे 2 दिन बाद, वो पहली बार वहाँ कायम कर रहे थे, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, इटावा का प्रत्येक आदमी अपने को मुख्यमंत्री समझे। तो साहब जब ये गए तो पता चला जो दर्शन सिंह यादव कभी इनको पालते थे, जिनके करीब 34 भट्ठे, 6 राइस मिल, लेकिन उनको जब जिला परिषद अध्यक्ष नहीं बनाया गया 89 में, तो कांग्रेस में आ गए, इनके खिलाफ चुना। उनको बहुत प्रताड़ित किया गया है दर्शन सिंह यादव जी को। तो पता चला कि जो है, जब मैं गया तो एक स्कूल में इन्हीं के परिवार के एक खास व्यक्ति ने एक कमरे में आग लगवा दिया, और दर्शन सिंह के भाई, भतीजे सबको नामजद कर दिया। किसमें? डकैती, आगजनी। जिसके 34 भट्टे हों, ये हों, वो जाएगा एक इस स्कूल के कमरे में डकै, और वो भी सुबह सुबह 8 बजे। अब जब मैं मिला माननीय मुलायम सिंह जी से, तो बोले देखो यार, मैं कैंप कर रहा हूँ यहाँ, आप लेट आए, और दर्शन सिंह के आदमियों ने लूट लिया, आगजनी कर दी, फला कर दी, गिरफ्तार करिए। मैंने कहा सर मैं पहले घटनास्थल देखूंगा। मेरा ये कहना था, उनके चेहरे पर अजीब सा भाव कि कोई SSP ये पूछ रहा है। वो मेरे मैं गया, मैं जानता था झूठा है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बातचीत बंद हो गई। अब वो ले गए थे तो तुम मुझे हटा भी नहीं पा रहे थे। 8 जनवरी 90, मुझे 1.5 महीना भी नहीं हुआ था।
शिवपाल सिंह जी खड़े हुए, जिला कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष। ये सोचते तो कोई खड़ा नहीं होगा, लेकिन एक हाकिम सिंह यादव पुराने कोऑपरेटिव के थे, वो खड़े हो गए। तो साहब उनके लोगों को तहसीलदार मजिस्ट्रेट था, उसके कोर्ट में पीटा गया और शिवपाल जी ने अपने को अनअपोज डिक्लेयर करा लिया। तहसीलदार की फाइल फाड़ दी गई और उल्टा मुकदमा तहसीलदार से लिखवा लिया गया हाकिम सिंह और उनके आदमियों पर। मैंने कोई कार्रवाई नहीं की, झूठा। हर हफ्ते आते थे माननीय मुलायम सिंह जी, डीएम ने हमसे कहा भाई मुख्यमंत्री की कार्रवाई नहीं हुई। मैंने कहा जानते हो साहब क्या झूठा है। खैर आए, हर हफ्ते आते थे, मैं गया, जय हिंद सर। तो उनकी मैं सीधे बात करने की बड़ी तारीफ करता हूँ। उन्होंने कहा एसएसपी साहब मैं जानता हूँ वो केस झूठा है, मेरे भाई ने झूठा लिखवाया है। गाली का इस्तेमाल करते हुए उनकी हिम्मत हो जाए मेरे भाई का विरोध करें और आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा सर झूठे केस में गिरफ्तारी नहीं होती। सर ये तो वही माफिया की बात। अब आते हैं डकैती पे। डकैतों का एक बड़ा साम्राज्य था चंबल, वहाँ आपने बहुत बड़ा काम किया। तो वहाँ पे एक बड़ा फेमस वो हुआ था, कहता घनश्याम केवट, बड़ा लंबा इनकाउंटर हुआ था, लाइव इनकाउंटर हुआ था, वो घटना क्या थी? वो घटना ऐसी हुई थी, थाना राजापुर, गांव था जमौली, तब मैं एडीजी था। जी जी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। हालांकि उसके पहले मैं चंबल एरिया में रह चुका हूँ 1982 में। जी जी, जब फूलन देवी, मलखान, घनश्याम, वो भी घनश्याम था, वो दूसरा घनश्याम था। उस पर मेरी पुस्तक है, किस तरह से मैं रमीन में गया। तो हम वहीं से शुरू कर लेते हैं सर, फूलन देवी को भी ले लेते हैं अगर वो भी इंक्लूड कर लिए, वहीं से बताइए। मैं वहाँ का एडिशनल एसपी था। पहले एडिशनल एसपी केवल बड़े बड़े टाउन में थे। तो वो जो बेहमई कांड हुआ वैलेंटाइन डे पर, जी 14 फरवरी 81, तो जालौन में पोस्ट क्रिएट हुआ, इटावा में हुआ और मैं पहला एडिशनल एसपी गया। और हमारे एसएसपी थे श्री विजय शंकर, 1969 बैच, जी, जो डायरेक्टर सीबीआई होकर रिटायर हुए थे। अभी उनका देहांत हुआ है कुछ महीने पहले। तो वहाँ पर काम था राइफल लेकर के बिहड़ों में घूमना। उनके पास G3 राइफल होती थी, 600 गोली पर मिनट, और हम लोगों के पास होती थी 303। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जब आए तो उन्होंने कुछ कंपनियों को SLR दे दिया गया था, तो 25 लड़के हमको भी मिल गए थे SLR के। तो वहाँ पर मैं कार्रवाई करता रहा। बेहमई के बाद जो फूलन जो है, ये जब इसको छोड़ा वहाँ से, हमने रियल लिखा है, कई लोग लिखे हैं कि उस गांव में सभी गांव के ठाकुरों ने रेप किया, झूठा है। अच्छा, लाला राम से राम वगैरह ने इसको बीहड़ में रेप किया, लेकिन ये कि 10 दिन वहाँ रख करके रेप करते रहे, गलत है। मैंने फैक्ट पर लिखा है। और उसके बाद जब फूलन को उन्होंने 8-10 दिन के बाद छोड़ दिया, जब विक्रम मल्लाह को मार दिया था उसके हस्बैंड को, उसके बाद बीहड़ में घूमती रही। ये घर गई, इसकी माँ मूला देवी, वो ले गई बाबा मुस्तकीम के पास, बाबा इसको रख लो नहीं तो ठाकुर लोग मार देंगे। फिर उसमें गैंग था और उसका नाम था मान सिंह यादव, हम उसको मान सिंह कहते हैं, तेरही गांव, थाना कालपी जालौन। तो उसने रख लिया और उसके बाद एक गैंग शुरू हुआ, उसका नाम रखा गया फूलन। बाबा सर कौन था जिसके पास इसको रखा था? वो भी डकैत था? बता रहा हूँ उसको। तो नहीं, मुस्लिम बाबा बहुत बड़ा डकैत था। अच्छा, मलखान के बाद एक्चुअली उसकी वजह से दस्तमपुर कांड हुआ, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद वो गैंग चला IR 70 सिंह, फूलन मान सिंह। मुस्किम मलखान के बाद सबसे ज़्यादा सम्मान मुस्किम का था, उसको बाबा बोलते थे। जब बेहमई कांड हो गया, फोर्स तमाम पहुंच गई, PSC पहुंच गई, तो उसने कहा बड़ा हाट हो गया माहौल, तो कहीं बाहर भाग ले मुंबई। वो गया, एक गांव है दस्तमपुर, कानपुर देहात में, उसके भाई की ससुराल थी, वो और उसका एक साथी, और वहाँ पर वो मारा गया। और फिर वहाँ पर ये लगा कि यहाँ के यादवों ने मरवा दिया मुखबिरी करके। उसके बाद वहाँ पर हुआ था दस्तमपुर कांड, 15-16 यादव मार दिए गए थे इस मुस्लिम गैंग के लोगों ने। उसी में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया था। सर आप ADJ रहे हैं, कानून व्यवस्था के साथ साथ आपने ATS STF जी दोनों के चीफ रहे, आपने देखा सारी चीज़ें। सर तो क्या कुछ ऐसा वारदात हुआ कि ATS की बात करें तो आतंकवाद की बात आती है, तो आपके सामने ही अयोध्या और तमाम ऐसे मामले हुए थे आतंकियों के। कौन कौन से आतंकी थे जो टारगेट में आपके आए, जो आपके दौर में जिनका आपने खात्मा किया? ऐसा हुआ कि मई 2007 को ATS का गठन हुआ और मैं ही उसका फाउंडर चीफ बना।
तो ये पालिकाम STF किया करती थी। तो एक घटना ये था जिसमें मैंने खालिद मुजाहिद, तारिक कासमी इन सबको बंद किया, जिसमें तारिक कासमी के, खालिद मुजाहिद के मरने पर अखिलेश यादव ने मेरे खिलाफ मर्डर का मुकदमा किया। वो बताया था। दूसरा जो इम्पोर्टेंट घटना रही वो हुआ था 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2007 और 2008 की रात में CRPF ग्रुप सेंटर रामपुर पर है। रामपुर ग्रुप सेंटर हज़ारों की फोर्स है और वो ऑपरेशन था लश्कर तोयबा का, और उसका हेड था सबाउद्दीन, और 2 पाकिस्तानी थे, उनका नाम था इमरान शहजाद POK का था और मोहम्मद फारूक गुजरावाला। तो ये टीम गई वहाँ और 31 दिसंबर न्यू ईयर्स ईव, उस समय रात के 1 बज रहे थे, वहाँ AK-47 से हमला हुआ ग्रेनेड से, 7 जवान मारे गए, 1 रिक्शा वाला मारा गया। और उसके बाद वो कायम भी हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। उसमें हमने बहुत मेहनत किया। दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, दशाश्वमेध घाट मुझसे पहले का था, संकट मोचन ब्लास्ट पहले का था, और उसमें मेन रोल था इंडियन मुजाहिदीन, पाकिस्तान द्वारा बनाया गया था। हाफिज सईद के हेडक्वार्टर मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग हुई, जहां ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने बर्बाद किया उसको, तो इन लोगों ने किया था। और आजमगढ़ के 23 लोग ट्रेंड हुए थे पाकिस्तान में। तो मुझे इसको फ़ख्र है कि मैंने बटला हाउस हुआ था और पहला मैंने टेररिस्ट यहाँ पकड़ कर दिया था मोहम्मद शहजाद को। सज़ा हो गई है, एक और था उसको फांसी की सज़ा हो गई है। तो उस समय हम लोगों ने टेररिज्म के जितने केसेस थे उसको करीब करीब समाप्त कर दिया और इंडियन मुजाहिदीन का आजमगढ़ मॉड्यूल ख़त्म किया, जो जयपुर ब्लास्ट, अहमदाबाद, दिल्ली ब्लास्ट, जर्मन बेकरी ब्लास्ट, हैदराबाद ब्लास्ट, इन सब में था इंडियन मुजाहिदीन का। और अहमदाबाद ब्लास्ट में तो मोदी जी और अमित शाह जी को मारने का प्रयास हुआ था। उसी पर मेरी पुस्तक है, इंडियन मुजाहिदीन निशाने पर गुजरात। अच्छा सर, एक लास्ट आखिरी सवाल, खाकी की बात हो गई, अब खादी पर जाते हैं सर। 2015 में आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। जी हाँ। और वर्तमान में आप राज्यसभा सांसद हैं। क्या दौर था, कैसे दिमाग में आया कि हम राजनीति की तरफ? कभी राज्यसभा के बारे में सोचा नहीं। 20 अक्टूबर 2020 माननीय सुरेश खन्ना जी का फ़ोन आया, बोले भाई साहब आइए काफ़ी पीते। मैं गया, उन्होंने कहा महाराज जी ने आपका नाम भेजा राज्यसभा। मैंने कहा महाराज जी से मैं मिलता रहता हूँ, महाराज जी ने कभी हिंट भी नहीं दिया, तो बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने कहा आप दिल्ली चले जाएं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल लें, BL संतोष जी से। मैंने समय मांगा, उस समय बिहार चुनाव चल रहा था, मुझे समय नहीं मिला। 27 अक्टूबर 2020 लास्ट डेट था। 26 अक्टूबर एक दिन पहले मुझे दिन के 2 बजे तक कुछ नहीं मालूम था। 2 बजे करीब फ़ोन आता है कि कई लोगों नाम आया है, आपका भी नाम है, तो पेपर ऊपर इकट्ठा कर लो, लेकिन किसी का हुआ नहीं है। कर लिया साहब। शाम को 7 बजे एक बहुत बड़े हमारे नेता का फ़ोन आया कि कोई संदेश मिला कि नहीं। हम कह नहीं, बस इतना बताया गया था। फिर रात में 9:30 बजे फ़ोन आता है, DG साहब आइए नॉमिनेशन फाइल करिए, और मैं सांसद हो गया। तो इस तरह से मैं राजनीति में आया और अब तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ। अब तो इस पार्टी में 2015 में आया था, 10 वर्ष हो गए। तो ये थे हमारे साथ ब्रजलाल जी, जिन्होंने खाकी से लेकर खादी तक का सफ़र बहुत ही बखूबी ढंग से निभाया। और अगर बात करते हैं तो इनकी अब राजनीति का जो सफ़र है वो भी बखूबी ढंग से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं यही वजह थी कि जो पुलिसिंग में इन्होंने कार्य किया, इसकी वजह से इन्हें टॉप कॉप्स की श्रेणी में रखा गया और आज राजनीति में भी इनका एक बड़ा नाम है। मिलते हैं अगली बार ऐसे ही एक बड़े टॉप कॉप के साथ। धन्यवाद।